Hello everyone, I am Manisha Vaidya, PGT History from Kendriya Vidyalaya number 1 Riva. Today I am going to start part 4 of theme 8. In this video I will discuss land revenue system. Land revenue was the economic mainstay of the Mughal Empire. Agriculture was the major means of livelihood of the people of medieval India, and land revenue was the major source of income of government. मध्यकालीन भारत में लोगों की जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन कृषि था और मुगल शासन की आय का एक महत्वपूर्ण जरिया भू राजस्व था. It was therefore vital for the state to create an administrative system to ensure control over agricultural production and to fix and collect revenue from all over the empire. इसके लिए आवश्यक था कि भू राजस्व को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए जो कृषि उत्पादन भू राजस्व को फिक्स करने और कलेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बना सके. दिस सिस्टम इंक्लूड द ऑफिस ऑफ द दीवान हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द रेवेन्यू कलेक्शन. दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी. यही वो अधिकारी था जो पूरे राज्य का फाइनेंशियल सिस्टम को देखता था. इस तरह हिसाब रखने वाले और रेवेन्यू ऑफिसर एग्रीकल्चर वर्ल्ड में दाखिल हुए और एग्रीकल्चर रिलेशंस को एक शेप देने के लिए इम्पोर्टेंट पावरफुल पावर के रूप में सामने उभर कर आए. Arrangements. The land revenue arrangement consisted of 2 stages. Land revenue भू राजस्व के इंतजामात के लिए 2 चरण थे. पहला कर निर्धारण, इसका मतलब है उसका असेसमेंट किया जाए, देन एक्चुअल कलेक्शन, और दूसरा वास्तविक वसूली जिसको जमा और हासिल कहा गया. जमा मतलब जो निर्धारित की गई हुआ रकम थी और हासिल मतलब एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ. अमील गुजार राजस्व वसूली करने के कामों में अकबर ने यह ऑर्डर किया था कि अमील गुजार को यह कोशिश करनी चाहिए कि पीजेंट कैश पेमेंट करे. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फसल के रूप में भी वो अपना पेमेंट कर सकता है. राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में ये संभव नहीं हो पाता था. अमीन एक ऐसा अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी थी यह सुनिश्चित करना कि प्रोविंसेस में ऑफिशियल रूल्स का पालन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू फिक्स करने के लिए ज़रूरी था कि डिफरेंट टाइप की लैंड्स को क्लासिफाई किया जाए, क्योंकि अगर ज़मीन बहुत अच्छी है तो उसका टैक्स, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस पर प्रोडक्शन कम होगा. ऐसे में टैक्स पेमेंट करने वाले पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, कोई बर्डन ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी था कि क्लासिफिकेशन किया जाए. हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई. अकबर के शासनकाल ने अबुल फजल ने आइन में ऐसी सभी ज़मीनों के आंकड़ों को कलेक्ट किया. बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रखे गए. पीरियड में ज़मीन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया: पोलज, परती, चाचर और बंजर. पोलज जो पूरे साल
उपयुक्त जमीन होती है। पड़ौती वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत फिर से वापस ला सके। चाचर जो 3 या 4 सालों तक खाली पड़ी रहती है। बंजर वो जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीन की भी 3 प्रकार की किस्में होती थी, अच्छी, मध्यम और खराब। गुड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए 4 तरीके बनाए गए हैं, कणकूट, बटाई, खेत बटाई, लांग बटाई। फर्स्ट है कणकूट। कण सिग्निफाइज ग्रेन्स एंड कुत एस्टिमेट्स, मतलब कण का मतलब है अनाज और कुत मतलब अंदाजा। फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए और इस प्रकार से उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। दूसरा है बटाई, जिसे भाओली भी कहते हैं। इसमें फसल काट कर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में और रजामंदी में बंटवारा करते हैं। तीसरा खेत बटाई, जब बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथा लांग बटाई, फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। हर पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। तो ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्या आपको लगता है कि मुगलों की भू राजस्व प्रणाली एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था, लचीली व्यवस्था थी? इसको लचीली व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़मीन को बांटा गया था। अगर खराब बैड लैंड से भी, जिस पर खेती नहीं होती, उससे भी उतना ही लैंड रेवेन्यू रखा जाता तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो वो टैक्स कैसे पे करेगा। इसी प्रकार ज़मीन का मेज़रमेंट भी ज़रूरी था, क्योंकि ख़राब ज़मीन अगर उसका मेज़रमेंट ज़्यादा है तो भी टैक्स होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और पोलस मतलब गुड क्वालिटी के लैंड अगर होती है तो उसका कम एरिया में भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसलिए कि सबको टैक्स पेमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ज़मीन का क्लासिफिकेशन किया गया, मेज़रमेंट किया गया। इसी प्रकार कलेक्शन में पीजेंट्स को सुविधा रखी गई कि अगर वो कैश पेमेंट नहीं कर पाता तो क्रॉप्स के रूप में भी पेमेंट कर सके। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ सिल्वर। फ्लो ऑफ सिल्वर का मतलब है दुनिया के कई हिस्सों से ट्रेड के जरिए, पेमेंट के जरिए सिल्वर इंडिया में कलेक्ट होती गई। मुगल एम्पायर एशिया के उन बड़े एम्पायर्स में था जो 16 और 17 सेंचुरी में पावर और रिसोर्सेस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये एम्पायर्स थे मिंग इन चाइना, सफाविद इन ईरान एंड ऑटोमन इन टर्की। इन एम्पायर्स की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक लैंड ट्रेड को फैलाने में मदद की। डिस्कवरी जर्नी से और न्यू वर्ल्ड के खुलने तक यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में भौगोलिक विविधता आई और दूसरी ओर नई वस्तुओं का ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं का पेमेंट करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में सिल्वर आया और इस सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ आ गया। यह इंडिया के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ सिल्वर के नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे। ये देखिए सिल्वर कॉइन्स हैं। सिक्सटीन से 18 सेंचुरी के बीच भारत में चांदी के कॉइन्स में अच्छी स्टेबिलिटी बनी रही। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई और सिक्कों की ढलाई में भी विस्तार हुआ। इटली के एक ट्रैवलर जोवेन्नी करेरी, जो लगभग 1619 ईस्वी में आया भारत से होकर गुजरा था, उसने लिखा है कि सिल्वर किस प्रकार पूरी वर्ल्ड से होकर इंडिया में पहुंचता है,
इस प्रकार 17वीं सेंचुरी के इंडिया में बड़ी अद्भुत मात्रा में कैश और गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। मुगल एम्परर एंड सिल्वर कॉइन्स। द आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल अल्लामी। आईने अकबरी जो मुगल काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। आईने अकबरी एक बड़ा हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट था जिसको बादशाह अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 में 5 रिवीजन्स के बाद इसे कंप्लीट किया गया। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे ग्रेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। आइन was part of a larger product of history writing. This history, known as the Akbarnama, comprised 3 books. अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में लिखा गया। तीसरी जिल्द आईने अकबरी थी जिसको रॉयल रूल्स रेगुलेशन एक गजेटियर की सूरत में उसे कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया। The first two provided a historical narrative. The Aine Akbari, the third book, was organized as a brief sketch of imperial system and geography of the time. इसके फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं को बताते हैं और थर्ड बुक आईने अकबरी जो शाही व्यवस्था और उस समय की साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का एक ब्रीफ स्केच है। फीचर्स ऑफ आइन। आइन मुगल कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, लिटरेरी, कल्चरल, रिलीजियस ट्रेडिशंस पर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देता है। इसके साथ साथ ही अकबर की सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सूबों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के अलावा वहाँ के कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशंस को बड़ी बारीकी के साथ बताते हैं। इन सूचनाओं को इकट्ठा करना, उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुग़ल एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन की खान मतलब माइंस है, या आइन के बारे में ये कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर या पिक्चर है। 5 बुक्स ऑफ आईने अकबरी। आइन 5 बुक्स का कलेक्शन है जिसके फर्स्ट 3 पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से फर्स्ट बुक लिखी गई है जो इंपीरियल हाउस होल्ड और इसके मेंटेनेंस के बारे में विवरण देती है। इसकी सेकंड बुक है सिपाह आबादी जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस और सर्वेंट्स के एस्टेब्लिश्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसमें मनसबदार, स्कॉलर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। थर्ड बुक मुल्क आबादी। The third book Mulk Abadi is the one which deals with fiscal sides of empire and provides information on revenue rates and details of the account of the 12 provinces. उस समय के 12 प्रांतों का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें सूबे और उसकी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल यूनिट्स, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। यह अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखी। द डिटेल इन्फॉर्मेशन।
द आयन गिव्स ए डिटेल पिक्चर ऑफ द सरकार्स बिलो द सूबा। ये सूचनाएं 8 पार्ट में दी गई हैं। परगना, फोर्ट जिसे किला कहा जाता है, अराजी या मापे गए इलाके, कैश, दान में दिया गया अनुदान, जमींदार, और 7th और 8th टेबल में जमींदार, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, ट्रूप्स इंक्लूडिंग देयर हॉर्समैन, फुट सोल्जर्स और एलिफेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 4th and 5th बुक ऑफ आयन। चौथी और 5वीं किताबें, जिन्हें दफ्तर कहा गया है, भारत के लोगों के रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में है। इसके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है जिसे ऑस्पिशियस सेइंग कहा गया है। लिमिटेशंस ऑफ आयन। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन को विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह बुक डॉक्यूमेंट्स की महज नकल से भी कहीं आगे बढ़कर थी। इसको 5 बार संशोधित करके लिखा गया। फिर भी यह ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से हटकर है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं, जिसमें अंक गणित से संबंधित गलतियां हैं, या ऐसा हो सकता है कि नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों से कोई भूल हो गई हो। फिर भी ये व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है। आयन की एक और लिमिटेशन यह है कि इसके जो डाटाज हैं उसमें विषमताएं हैं। सभी सूबों से डाटाज एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए हैं। जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की कास्ट के हिसाब से विस्तृत सूचनाएं संकलित की गईं, वहीं बंगाल उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जहां सूबों से फिस्कल डाटा भी लिए गए हैं, वहीं उन इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमत और मजदूरी की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है वो आगरा और उसके आसपास के इलाकों से दी गई है। बाकी हिस्सों से ये पूरी तरीके से मैच नहीं होती है। इन सब के बाद भी, इन कमियों के बावजूद भी आयन अपने समय के लिए असामान्य और अनोखा दस्तावेज है, एक लैंडमार्क है। मुगल साम्राज्य के गठन, उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर, उसके बाशिंदों व उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आयन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं शताब्दी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आयन के सांख्यिकीय सबूतों की अहमियत चुनौतियों से परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्चाधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। मनसबदारी सिस्टम अकबर। मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर द्वारा प्रारंभ की गई, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया।
जो सिविल और मिलिट्री मामलों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मनसबदारी सिस्टम में हर ऑफिसर का एक पद दिया गया था जिसको मनसब कहा जाता था। इसमें जात और सवार निर्धारित किए जाते थे जो कि उसकी पोजीशन और उसकी सैलरी दिखाते थे। इन ऑर्डर टू देयर पोजीशन दे बाउंड टू प्रोवाइड ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोल्जर टू द स्टेट आर्मी। Thus the मनसबदार्स became the official nobility of the state। इसीलिए ये एक अभिजात वर्ग के रूप में सम्मानित थे। कुछ मनसबदारों को कैश के रूप में पेमेंट किया जाता था, while the majority of them were paid through assignments, revenue, जागीर्स in different regions of the empire। They were transferred periodically। कुछ को जागीर के माध्यम से पेमेंट किया जाता था और समय समय पर उनको स्थानांतरित भी किया जाता था। मुगल गवर्नमेंट का एक चार्ट, ये मुगल कोर्ट जो अपने मनसबदारों से नोबल क्लास से चर्चा कर रहे हैं। ये टाइमलाइन लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर से लेकर लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड। इस लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप नोट कर लें। व्हाट वेयर जमा एंड हासिल? जमा और हासिल क्या थे? वाई डिड अबुल फजल डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज रिन्यूमरेशन ऑफ सॉवेरेनिटी? अबुल फजल ने भू राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक क्यों कहा है? डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ इंडियाज ओवरसीज ट्रेड अंडर द मुगल्स। मुगलों के अधीन इंडिया के समुद्र पार व्यापार का क्या परिणाम था? What do the term जात एंड सवार इन मनसबदारी सिस्टम मीन? मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का क्या अर्थ है? डिस्क्राइब एनी टू स्ट्रेंथ, एनी टू लिमिटेशंस ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी की दो महत्वपूर्ण बिंदु और दो सीमाओं का वर्णन कीजिए। आशा है आप सभी छात्र छात्राएं इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।